नमस्कार दोस्तों, एसपीएस स्टडी पॉइंट के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो के माध्यम से बीएससी सेकंड सेमेस्टर फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव मॉडल पेपर हम डिस्कस करेंगे। इस मॉडल पेपर में हमने जो प्रश्न चूज किए हैं वो सभी एमसीक्यू प्रकार के हैं। ऐसे विद्यार्थी जिनका इस सत्र का एग्जाम ओएमआर सीट पर होना है उन सभी विद्यार्थियों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, जैसा कि डीडीयू यूनिवर्सिटी यानी दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, कानपुर विश्वविद्यालय, राजा महेंद्र प्रताप अलीगढ़ विश्वविद्यालय, या आपका महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ हो, एमजेपीआरयू बरेली विश्वविद्यालय हो, या आप सहारनपुर विश्वविद्यालय से हो, सबके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। सेकंड सेमेस्टर में जो आप लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं उसका पेपर टाइटल है थर्मल फिजिक्स एंड सेमीकंडक्टर डिवाइस। इस मॉडल पेपर में दोस्तों 100 क्वेश्चन हमने चूज किया है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और 100% गारंटी है अगर आप ये प्रश्न तैयार कर लेते हैं तो सेम यही से प्रश्न आपको पेपर में देखने को मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा और जो भी हमारे इस चैनल पर नए हैं प्लीज आप सबसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो हम स्टार्ट करेंगे पहले प्रश्न के साथ और इसमें आपका पहला क्वेश्चन है दोस्तों, व्हीन ब्रिज इज यूज्ड फॉर, यानी कि व्हीन ब्रिज का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। पहला ऑप्शन दिया गया रेजिस्टेंस मेजरमेंट के लिए, फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट के लिए, या फिर इंडक्टेंस मेजरमेंट के लिए, या कैपेसिटेंस मेजरमेंट के लिए। तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि व्हीन ब्रिज का यूज जो किया जाता है वो फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट के लिए किया जाता है, इसलिए इस क्वेश्चन में आपका ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है फॉर ए गिवन सर्किट फाइंड द वैल्यू ऑफ वीए। यहाँ पर आपको वीए की वैल्यू निकालनी है। एक ये सर्किट दिया गया है और जब आप इसकी वैल्यू निकालेंगे अगर आप मैथमेटिकल फॉर्म में देखेंगे तो इसका आएगा 13.6 वोल्ट। ओके, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन में करेक्ट उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3, तीसरा प्रश्न है एन टाइप सेमीकंडक्टर इज इलेक्ट्रिकली पॉजिटिव, नेगेटिव, नेचुरल या नन ऑफ दिस। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि जो एन टाइप सेमीकंडक्टर हैं वो इलेक्ट्रिकली कैसे होते हैं, वो नेचुरल होते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका इसमें सी सही उत्तर हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन को देखेंगे, प्रश्न नंबर 4। चौथा क्वेश्चन है एट ए एब्सोल्यूट जीरो एंड इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, यानी कि जब एब्सोल्यूट जीरो हो तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होगा, बिहेव लाइक ए इंसुलेटर या बिहेव लाइक ए कंडक्टर। चलिए बताने का प्रयास कीजिएगा। तो ये दोस्तों बिहेव कैसे करेगा, एट एब्सोल्यूट जीरो एंड इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बिहेव लाइक एस इंसुलेटर। ओके, ऑप्शन इसमें ए आपका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 5। पांचवा क्वेश्चन इसमें है द विड्थ ऑफ द डिप्लेशन लेयर ऑफ द पीएन जंक्शन। यहां पर पूछी गई है विड्थ, पूछी गई है डिप्लेशन लेयर की, ठीक है, द विड्थ ऑफ द डिप्लेशन लेयर ऑफ पीएन जंक्शन। पहला दिया गया है डिक्रीजेस विथ लाइट डोपिंग, बी ऑप्शन है इंक्रीजेस विथ हैवी डोपिंग, सी है इंडिपेंडेंट ऑफ अप्लाइड वोल्टेज, और डी दिया गया है इन इज इंक्रीजेस अंडर द रिवर्स बायस। तो इसमें सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि द विड्थ ऑफ द डिप्लेशन लेयर ऑफ पीएन जंक्शन डिक्रीजेस विथ लाइट डोपिंग। ओके, ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 6 और 6 नंबर क्वेश्चन है ए पीएन जंक्शन डायोड इज यूज फॉर। तो ए पीएन जंक्शन डायोड किसके लिए यूज किया जाता है, ये यूज किया जाता है किसके लिए, जल्दी से बताने का प्रयास करेंगे आप सब लोग। पहला है एम्पलीफिकेशन, बी ऑप्शन इसमें दिया गया रेक्टिफिकेशन, और सी है पावर एम्पलीफिकेशन, और डी दिया गया नन ऑफ दीज। चलिए प्रश्न नंबर 6 का आंसर आप सभी लोग प्रयास कीजिएगा कमेंट बॉक्स में करने का, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 7 देखेंगे। 7वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि व्हेन यूज ए वोल्टेज रेगुलेटर ए जीनर डायोड शुड बी। पहला है फॉरवर्ड बायस, ऑप्शन बी कह रहा है कि आइदर फॉरवर्ड और रिवर्स, या रिवर्स बायस या फिर अनबायस्ड। तो याद रखेंगे व्हेन यूज ए वोल्टेज रेगुलेटर ए जीनर डायोड शुड बी आइदर फॉरवर्ड और रिवर्स। ओके, ऑप्शन नंबर 20 में आपका करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम 8वां प्रश्न। प्रश्न नंबर 8 इसमें दिया गया है द वैल्यू ऑफ रिफिल फैक्टर ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर इज। यहाँ पर पूछी गई है वैल्यू, पूछी गई है किसकी, रिफिल फैक्टर ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर की। तो इसका जो वैल्यू होता है वो होता है दोस्तों 1.21, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका 20 क्वेश्चन में करेक्ट उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 9 है जीनर डायोड इज ऑलवेज यूज है। तो जीनर डायोड का यूज ऑलवेज किसके लिए, किसके रूप में किया जाता है, तो याद रखेंगे वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में जीनर डायोड का ऑलवेज यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका इसमें डी करेक्ट उत्तर होगा।
चलिए दोस्त अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर इसमें 10 दिया गया है। 10 नंबर क्वेश्चन है सेमीकंडक्टर डिवाइस इज यूज इन ऑप्टिकल कम्युनिकेशन सिस्टम। जीनर डायोड, बी ए फोटो डायोड, सी ए पॉइंट कांस्टेंट डायोड और डी दिया गया ऑल ऑफ दीज। तो याद रखेंगे इसमें जो आपका सही उत्तर हो जाएगा जीनर डायोड, यानी कि सेमीकंडक्टर डिवाइस इज यूज इन ऑप्टिकल कम्युनिकेशन सिस्टम एस जीनर डायोड। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है द केस ऑफ जीनर ब्रेकडाउन इज। क्या पूछा गया है? द केस ऑफ जीनर ब्रेकडाउन इज। ओके, पहला अगर देखें तो इसमें प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर ड्यू टू थर्मल एजिटेशन और भी दिया गया लो डोपिंग। तो बिल्कुल इसमें आपका जो करेक्ट उत्तर होगा वो हो जाएगा हाई डोपिंग। लो डोपिंग नहीं होगा, इसमें हाई डोपिंग हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट उत्तर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आपका अगला प्रश्न है फॉर ए गिवन सर्किट। यहाँ पर एक सर्किट दिया गया है, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जीनर करंट। इसमें आपको जीनर करंट की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है। अब इस सर्किट के माध्यम से आपको ज्ञात करना है और इस प्रकार के 2 से 3 सर्किट पेपर में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इसमें आप ध्यान रखेंगे इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 14 mH। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया है और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ ए कंडेंसर थ्रू ए रेजिस्टेंस द चेंज ऑफ कंडेंसर एंड इंस्टेंट इज 0 या इनफाइनाइट। तो इसमें से याद रखेंगे दोस्तों इसका जो करेक्ट उत्तर कौन सा हो जाएगा? तो इसमें सही उत्तर आपका हो जाएगा इनफाइनाइट। ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ ए कंडेंसर थ्रू ए रेजिस्टेंस द चार्ज ऑफ कंडेंसर एंड इंस्टेंट इज इनफाइनाइट। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जिसमें पूछा गया है दोस्तों द मटेरियल यूज्ड टू कोट इनसाइड फेस ऑफ CRT इज कार्बन, सल्फर या सिलिकॉन या फास्फोरस। तो इसमें करेक्ट उत्तर कौन सा हो जाएगा? ध्यान रखेंगे इसमें सही उत्तर हो जाएगा कार्बन। द मटेरियल यूज्ड टू कोट इनसाइड फेस ऑफ CRT इज कार्बन। चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर और नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया है ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर द रेसिस्टिविटी ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इंक्रीजेस, डिक्रीजेस या रिमेन्स अनचेंज या फिर डी ऑप्शन है कि इंक्रीजेस फर्स्ट देन डिक्रीजेस। तो इसमें करेक्ट उत्तर कौन सा हो जाएगा? आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऑन इंक्रीजेस द टेम्परेचर द रेसिस्टिविटी ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इंक्रीजेस। ओके, ऑप्शन ए आपका इसमें राइट उत्तर है। चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर और इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया है जिसमें पूछा गया है इन एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर द पोजीशन ऑफ फर्मी लेवल ऑन एनर्जी बैंड डायग्राम इज गिवन बाय। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन देखें जिसमें दिया गया EF इक्वल टू EC प्लस EB अपॉन 2 प्लस 3/4 KT log E MH अपॉन ME। क्या ये है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर द पोजीशन फर्मी लेवल ऑफ एनर्जी बैंड डायग्राम। तो ये एनर्जी बैंड डायग्राम किसके द्वारा दिया गया? कौन सा इक्वेशन इसमें से सही है? चलिए ये डायग्राम का इक्वेशन देखेंगे तो इनमें से आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा EF इक्वल टू EC अपॉन EB अपॉन 2 प्लस 3/4 RT log E ME अपॉन MH। ऑप्शन नंबर सी आप लगाएंगे इसका सही उत्तर। ठीक है, याद रखेंगे ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है दोस्तों। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि इन ए PNP ट्रांजिस्टर द करंट कैरीज आर। पहला ऑप्शन दिया गया है एक्सेप्टर आयन, डोनर आयन, फ्री इलेक्ट्रॉन या होल्स। तो करेक्ट उत्तर इनमें से कौन सा हो जाएगा? आपका हो जाएगा फ्री इलेक्ट्रॉन। इन ए PNP ट्रांजिस्टर द करंट कैरीज आर फ्री इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट उत्तर होगा। 18 नंबर क्वेश्चन है ट्रांजिस्टर इज ए। पहला ऑप्शन कह रहा है कि करंट ऑपरेटिंग डिवाइस है। क्या ट्रांजिस्टर एक करंट ऑपरेटिंग डिवाइस है या वोल्टेज ऑपरेटिंग डिवाइस है या बोथ ए एंड बी होगा? तो याद रखेंगे दोस्तों इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, ट्रांजिस्टर इज ए करंट ऑपरेटिंग डिवाइस। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 19 जिसमें है बैंड गैप इज ASI इज। ठीक है, इसमें बैंड गैप पूछा गया है सरकार का। तो बैंड गैप कितना होगा दोस्तों? याद रखेंगे इसमें जो बैंड गैप होगा वो होगा 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका इसमें करेक्ट उत्तर हो जाएगा।
दोस्तों आप सबसे निवेदन है हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, जितने भी छात्र छात्राएं देख रहे हैं और अभी तक हमारे इस चैनल से नए जुड़े हैं आप सब, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार की सभी सब्जेक्ट की वीडियो आपको मिलती रहती है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 20 की ओर। बहुत सारे स्टूडेंट थोड़ा सा कंफ्यूज है इंग्लिश लैंग्वेज को लेकर के, तो आगे मैं प्रयास करूंगा कि जो आगे इसमें 50+ क्वेश्चन है, ठीक है, 100 क्वेश्चन में से 50 में इंग्लिश करा दूंगा और 50 हिंदी लैंग्वेज में करा दूंगा। ठीक है, जो आप सबको समझने में भी आसानी रहेगी और प्रयास रहेगा तो नेक्स्ट वीडियो में मल्टी लैंग्वेज में लेकर के आऊंगा। ओके, चलिए दोनों लैंग्वेज आपके रहेंगे। 20 नंबर क्वेश्चन है, फॉर एनी आरसी सर्किट हैविंग time constant 5 second, the time after which becomes 1 by e square, then the maximum charge is। तो इसका जो मैक्सिमम चार्ज होगा वो कितना होगा, वो याद रखेंगे दोस्तों, मैक्सिमम चार्ज होगा 10s। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इसमें पूछा गया है कि द नेसेसरी कंडीशन फॉर ए एलसीआर सर्किट टू बी ऑसिलेटरी इज। ठीक है, अब पहला इसमें देखें 1 बाई एल सी रेजन R2 अपॉन 4L स्क्वायर, तो ये बिल्कुल नहीं होगा, इसमें ग्रेटर देन होगा। ठीक है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट उत्तर होगा। 21 नंबर क्वेश्चन में जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी 1 अपॉन LC ग्रेटर देन R2 अपॉन 4L स्क्वायर। द नेसेसरी कंडीशन फॉर LCR सर्किट to be oscillatory is 1 by LC greater than R square upon 4L square। ओके, ऑप्शन बी आप लगाएंगे सही उत्तर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 22 और इस क्वेश्चन में पूछा गया है द टाइम कांस्टेंट ऑफ LR सर्किट इज। यहाँ पर क्या पूछा गया है, टाइम कांस्टेंट पूछा गया है LR सर्किट का। पहला ऑप्शन है RC, बी ऑप्शन दिया गया R by L, सी ऑप्शन है LR और डी दिया गया है L बाई RC। तो करेक्ट उत्तर इनमें से हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, द टाइम कांस्टेंट LR सर्किट इज L बाई R। ऑप्शन सी लगा देंगे सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 30 और इसमें पूछा गया है कि इन LCR सर्किट चार्जिंग ऑफ एक कैपेसिटर व्हेन R स्क्वायर इज ग्रेटर देन 4L बाई C। तो ऑप्शन दिया गया जस्ट क्रिटिकल या एक्सपोनेंशियल या ऑसिलेटरी या नन ऑफ दिस। तो इनमें से सही उत्तर हो जाएगा 23 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दिस। ठीक है, इसमें नन ऑफ दिस आपका करेक्ट उत्तर होगा, कोई भी इसमें से सही ऑप्शन नहीं है। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 24, जिसमें पूछा गया इन ए फुल वेव रेक्टिफायर इन द इनपुट फ्रीक्वेंसी ऑफ 50 हर्ट्ज द इनपुट फ्रीक्वेंसी विल बी। तो इसकी जो एक फुल वेव रेक्टिफायर है जिसका इनपुट फ्रीक्वेंसी कितना है 50 हर्ट्ज है, तो आउटपुट फ्रीक्वेंसी इसकी कितनी होगी, तो आउटपुट फ्रीक्वेंसी जो इसकी होगी दोस्तों वो कितनी होगी, याद रखेंगे आप सभी लोग 100 हर्ट्ज के बराबर लगभग होगी। ऑप्शन नंबर डी आप लगा देंगे इनमें से सही उत्तर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 25, ध्यान दीजिएगा, जिसमें पूछा गया है 25 नंबर क्वेश्चन में फॉर द वोल्टेज डिवाइडर बायस मेथड द स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ स्टेबिलिटी। तो स्मॉलेस्ट पॉसिबल जो वैल्यू होगी, स्टेबिलिटी वैल्यू होगी वो कितनी होगी, इसमें आप लगाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी किसकी वैल्यू होगी 1 के बराबर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं और 26 नंबर क्वेश्चन इसमें दिया गया है फॉर ए गिवन एमीटर करंट द कलेक्टर करंट would be larger if। ऑप्शन ए, यह दिया गया कि वायस रीजन इज wider या एमीटर रीजन इज लेस heavily doped than वायस रीजन। ऑप्शन सी है रिकॉम्बिनेशन रेट ऑफ वायस रीजन डिक्रीजेस या ऑल ऑफ दीज। तो आप लगा देंगे इसमें सही उत्तर। प्रश्न नंबर 26 का जो सही आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, जल्दी से आप सब बताने का प्रयास कीजिएगा। तो ऑप्शन सी इसमें आपका करेक्ट उत्तर होगा, रिकॉम्बिनेशन रेट ऑफ वायस रीजन डिक्रीजेस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 27, इसमें पूछा गया है इन ए कॉमन बायस कनेक्शन करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर is 0.9 if the emitter current is 1 mA. Determine the value of base current।
तो इसकी जो वैल्यू आएगी, जिसकी वैल्यू होगी दोस्तों हो जाएगी 0.1 mm। ओके, ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूछा गया है प्रश्न नंबर 28, द टेमिनेंट थ्योरम इज एप्लीकेबल फॉर नेटवर्क इन विच। तो याद रखेंगे ये कब प्रयोग किया जाता है, तो ये होता है बोथ ए एंड बी। आपका बी आंसर, इसमें सी आंसर करेक्ट उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 30 इसमें पूछा गया है द हार्ट ऑफ CRO इज। क्या पूछा गया है? हार्ट ऑफ CRO। तो CRO का जो हार्ट होता है वो ट्राइओड होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 में आपका राइट उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 31 है इन ए कॉमन बायस मोड द करंट गेन ऑफ ट्रांजिस्टर इज। तो ये होगा लेस देन 1। ठीक है, इन कॉमन बायस मोड द करंट गेन ऑफ ट्रांजिस्टर इज लेस देन 1। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 32, और इसमें पूछा गया दोस्तों 32 नंबर प्रश्न में फॉर ए ट्रांजिस्टर बीटा इक्वल टू 110 एंड ICB इक्वल टू 5 माइक्रोएम्पियर द वैल्यू ऑफ ICEO। तो यहाँ पर ICO की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 575 माइक्रोएम्पियर, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 33, इसमें पूछा गया है इलेक्ट्रॉन गन कंसिस्ट ऑफ। पहला है इलेक्ट्रॉन एमीटर, बी है इंटेंसिटी कंट्रोल, सी है फोकस कंट्रोल, और डी दिया गया ऑल ऑफ दिस। तो इनमें करेक्ट उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, द इलेक्ट्रॉन गन कंसिस्ट ऑफ एमीटर, इलेक्ट्रॉन एमीटर, इंटेंसिटी कंट्रोल, फोकस कंट्रोल। सो आप लगा देंगे ऑप्शन नंबर डी, आप लगा देंगे ऑल सही उत्तर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट नंबर प्रश्न है 34, जिसमें पूछा गया द रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा फॉर ए बाइपोलर ट्रांजिस्टर इज। द रिलेशन पूछा गया, रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा फॉर ए बाइपोलर ट्रांजिस्टर इज। तो इनमें आपका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अल्फा इक्वल टू बीटा 1 माइनस अल्फा। ऑप्शन बी लगा देंगे आप सही उत्तर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और 35 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है द फेज डिफरेंस बिटवीन द इनपुट एंड आउटपुट वोल्टेज इन कॉमन बायस कॉन्फ़िगरेशन इज। तो इसमें हो जाएगा 0 डिग्री। ओके, द फेज डिफरेंस बिटवीन द इनपुट एंड आउटपुट वोल्टेज इन कॉमन बायस कॉन्फ़िगरेशन इज 0 डिग्री। चलिए आंसर डी लगाएंगे सही उत्तर। 36 नंबर प्रश्न, इसमें पूछा गया है ए मल्टीमीटर कैन बी यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ। तो मल्टीमीटर का जो प्रयोग किया जाता है वो रेजिस्टेंस मापने के लिए किया जाता है, करंट मापने के लिए और वोल्टेज, इन तीनों के लिए किया जाता है। सो आप लगा देंगे ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ अबव सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 37, और 37 नंबर क्वेश्चन है द बेसिक होल्डिंग ब्लॉक ऑफ डिजिटल मल्टीमीटर आर। पहला ऑप्शन है ऑसिलेटर एम्पलीफायर, बी ऑप्शन है डायोड एम्पलीफायर, या रेजिस्टेंस शिफ्ट ट्रिगर, या दिया गया है एडी यानी कि एटीन्यूएटर और काउंटर। ठीक है, एटीन्यूएटर काउंटर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी इसमें करेक्ट उत्तर। अगला देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 38 है द एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट इन ऑटो इंजन इज। ठीक है, पहला है आइसोबेरिक, बी कह रहा है कि आइसोहोरिक या आइसोथर्मल, या नन ऑफ दीज। तो द एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट इन ऑटो इंजन इज आइसोक्लोरिक। आइसोक्लोरिक आपका इसमें करेक्ट उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 39, जिसमें है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रिवर्सिबल प्रोसेस। इनमें से रिवर्सिबल प्रोसेस आपको बताना है। तो रिवर्सिबल प्रोसेस कौन सा है? आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ ए गैस आर कॉल्ड रिवर्सिबल प्रोसेस। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन में आपका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 40, और 40 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया प्रश्न, देखिए क्या पूछा गया है, व्हाट इज द करेक्ट रिलेशन बिटवीन द प्रेशर P एंड एनर्जी डेंसिटी E ऑफ ए गैस। तो इसमें करंट रिलेशन पूछा गया है जिसमें प्रेशर P दिया गया है, एनर्जी डेंसिटी E है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट रिलेशन हो जाएगा P इक्वल टू 2/3E। ओके, ऑप्शन नंबर डी आपका इसमें राइट उत्तर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर, 41 नंबर क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है प्रश्न नंबर 41 में कि द रिलेशन बिटवीन मोस्ट पॉसिबल स्पीड, प्रोबेबल स्पीड एंड रूट मीन स्क्वायर स्पीड इज। तो इसमें आपका जो सही उत्तर हो जाएगा सी, BM इक्वल टू √2/3 BRMS। ठीक है, ये हो जाएगा आपका सही उत्तर। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 42, इसमें पूछा गया टेम्परेचर ऑफ ए इन्वर्सन TI इन जूल थॉमसन इफेक्ट इज। तो इनमें जो सही उत्तर होगा
वो हो जाएगा आपका आर ए अपान आर बी। ऑप्शन सी लगा देंगे इसमें सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 43 नंबर क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया था करेक्ट रिलेशन। करेक्ट रिलेशन बताना है। पहले रिलेशन को देखें, यहाँ पर है सीपी माइनस सीबी, तो सीपी माइनस सीबी इक्वल टू होना चाहिए आर, यहाँ पर है कि ई नॉट एन ई थीटा। तो यहाँ पर आपका ये रिलेशन पहला वाला ए आपका रॉन्ग रिलेशन है, बी भी आपका रॉन्ग रिलेशन है, क्योंकि इसमें दिया सीपी इक्वल टू डेल यू अपान डेल टी अपान पी, तो डेल यू अपान डेल टी टी होना चाहिए, तो यहाँ पर पी सफिक्स में दिया गया, तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा और ये भी आपका रॉन्ग। करेक्ट रिलेशन है सीपी माइनस सीबी इक्वल टू आर, सी आंसर लगा देंगे इसमें करेक्ट उत्तर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, प्रश्न नंबर 44 और 44 नंबर क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया है द सेकेंड लॉ थर्मोडायनामिक्स डील विथ। जो थर्मोडायनामिक्स का सेकंड लॉ है वो किसके साथ डील करता है? पहला है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ हीट। याद रखेंगे कंजर्वेशन ऑफ हीट। द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स डील विथ कंजर्वेशन ऑफ हीट। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें पूछा गया अकॉर्डिंग टू विंड डिस्प्लेसमेंट लॉ, अकॉर्डिंग टू विंड डिस्प्लेसमेंट लॉ इज। तो यहाँ पर याद रखेंगे दोस्तों, अकॉर्डिंग टू विंड डिस्प्लेसमेंट लॉ लैम्डा एम टी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, लैम्डा एम टी इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन में आपका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 46 और 46 नंबर क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन लॉ द एवरेज स्पीड लेस देन यू v इक्वल टू वी बार ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ ए गैस इज। तो इसका जो एवरेज स्पीड होगा, ठीक है, मॉलिक्यूल ऑफ ए गैस का जो मान होगा वो कितना होगा, ये आपको बताना है। याद रखेंगे ये होगा √3 kT बाई m। ऑप्शन नंबर आपका सी इसमें सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 नंबर क्वेश्चन, जिसमें है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इज रिलेटेड टू, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स रिलेटेड टू एनर्जी से रिलेटेड है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आप लगा देंगे 47 नंबर क्वेश्चन में सही उत्तर। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 48, द एब्सोल्यूट स्केल ऑफ टेम्परेचर डिपेंड अपॉन। तो याद रखेंगे दोस्तों, द एब्सोल्यूट स्केल ऑफ टेम्परेचर डिपेंड अपॉन गैस एक्सपेंशन। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 नंबर प्रश्न, और इसमें पूछा गया विच इज द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सत्य है, ये आपको बताना है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि इफ इट इज पॉसिबल टू ट्रांसफर हीट फ्रॉम लोअर टू हाइगर टेम्परेचर, ये असत्य कथन है। ऑल द रिवर्सिबल प्रोसेस आर साइक्लिक, बिल्कुल ऐसा नहीं है। ऑल रिवर्सिबल प्रोसेस जो है साइक्लिक नहीं हो सकते। वर्क डन इन साइक्लिक प्रोसेस इज जीरो, तो ये भी स्टेटमेंट इसका असत्य है। आपका अगला है डी नंबर देखेंगे, जिसमें दिया गया है कि कूलिंग, नेक्स्ट दिया गया है कि कूलिंग इज प्रोड्यूस इन एडियाबैटिक एक्सपेंशन ऑफ गैस, बिल्कुल ये सत्य कथन है। ऑप्शन डी लगा देंगे इसमें सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर प्रश्न है, और इस क्वेश्चन में पूछा गया है इन जूल केल्विन इफेक्ट द कांस्टेंट क्वांटिटी इज। पहला दिया गया है इंटरनल एनर्जी, बी ऑप्शन है एंट्रोपी, सी दिया गया है एंथैल्पी, और डी दिया गया गिब्स का फ्री एनर्जी। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा 50 क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो जाएगा ऑप्शन सी एंथैल्पी। इन जूल केल्विन इफेक्ट द कांस्टेंट क्वालिटी इज एंथैल्पी। चलिए अगला क्वेश्चन है 51 नंबर प्रश्न, जिसमें है कि एंट्रोपी जो सिस्टम इंक्रीजेस इन ऑल रिवर्सिबल प्रोसेस बोथ ए एंड बी। तो याद रखेंगे दोस्तों, इसमें सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। एंट्रोपी ऑफ ए सिस्टम इंक्रीजेस इन ऑल इरिवर्सिबल प्रोसेस। जब ऑल इरिवर्सिबल प्रोसेस होगा तो एंट्रोपी ऑफ ए सिस्टम इंक्रीज करेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है एसआई यूनिट ऑफ हीट एनर्जी। एसआई यूनिट पूछी गई है हीट एनर्जी की। तो दोस्तों एसआई यूनिट एनर्जी की जो हीट एनर्जी की होती है वो जूल होती है। ऑप्शन ए लगा देंगे इसमें सही उत्तर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और अगला क्वेश्चन है कि मैक्सवेल के ऊष्मागतिकी का संबंध नहीं है। इनमें से संबंध बताना है कि कौन सा मैक्सवेल के ऊष्मागतिकी का संबंध नहीं है। पहला ऑप्शन दिया गया है, पहले ऑप्शन को हम चेक करेंगे। पहला ऑप्शन इसमें है कि डेल टी अपॉन डेल वी एस इक्वल टू माइनस डेल पी अपॉन डेल एस बी, ये जो है आपके मैक्सवेल का ऊष्मागतिकी का संबंध है। बी आपका बी ऑप्शन देखेंगे,
बी वाला ऑप्शन है डेल एस अपॉन डेल वी टी, यहाँ पर टी दिया गया है, ठीक है, डेल एस अपॉन डेल टी इक्वल टू माइनस इक्वल टू माइनस डेल पी अपॉन डेल टी, तो ये इसमें इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये ऊष्मागतिकी के संबंध नहीं है, बाकी आपका ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और डी ये सभी ऊष्मागतिकी के संबंध से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55, और इसमें क्या पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा, यदि रेफ्रिजरेटर का द्वार खुला छोड़ दे तब क्या होगा। तो जब हम रेफ्रिजरेटर का द्वार खुला छोड़ देंगे तो कमरा गर्म होगा, ठंडा नहीं होगा, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट ठंडा लगाएंगे, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि जो रेफ्रिजरेटर होता है वो गर्म जो हवा होता है वो बाहर फेंकता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्लैंक के 2 लिटर की औसत ऊर्जा होगी, प्लैंक के 2 लिटर की औसत ऊर्जा यहाँ पर पूछी गई है, तो इसकी जो औसत ऊर्जा होगी एप्सिलॉन बार इक्वल टू एच बी, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, प्रश्न नंबर 57, और ये क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर कि यदि कार्न इंजन 20 डिग्री सेंटीग्रेड तथा 100 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य कार्यरत है तो इसकी दक्षता कितनी होगी। तो इसकी दक्षता याद रखेंगे दोस्तों 78.6% होगी, ऑप्शन नंबर बी आपका इसमें सही उत्तर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर नाइट्रोजन अणु की वर्ग माध्यमूल चाल कितनी होगी। नाइट्रोजन का अणुभार इसमें क्या दिया गया है, आर इक्वल टू 8.31 इंटू 10⁻³ जूल किलो मोल केल्विन है, तो इसका मान जो आएगा दोस्तों कितना आएगा, ध्यान रखेंगे आएगा मान 511 मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 59, जिसमें है कि कृष्ण का उत्सर्जन स्पेक्ट्रम का ऊर्जा वितरण की व्याख्या किसने की है। तो इसकी व्याख्या किसने की है, ध्यान रखेंगे प्लैंक के नियम ने इसकी व्याख्या की है, ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे सही उत्तर। प्रश्न नंबर 60, जिसमें है कि उत्क्रमणीय प्रक्रिया में निकाय की एंट्रोपी होगी, तो उत्क्रमणीय निकाय में एंट्रोपी जो होगी वो क्या होगी, बढ़ेगी या घटेगी। तो इसमें बिल्कुल बढ़ेगी, उत्क्रमणीय प्रक्रिया में निकाय की एंट्रोपी जो है वो इंक्रीज करेगी यानी कि बढ़ेगी, ऑप्शन ए में आप लगा देंगे सही उत्तर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्लासियस क्लैपेरॉन का समीकरण यहाँ पर पूछा गया है कि इनमें से क्लासियस क्लैपेरॉन का समीकरण कौन सा है। तो क्लासियस क्लैपेरॉन का जो समीकरण है वो है डेल पी अपॉन डेल टी इक्वल टू एल अपॉन टी बी स्क्वायर माइनस बी1, इसलिए ऑप्शन सी लगा देंगे इसमें सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 62, इसमें बताना है सही संबंध, इनमें से आपको सही संबंध बताना है कि कौन सा सही संबंध है। तो पहले ऑप्शन को देखें तो H इक्वल टू यू माइनस पीबी दिया गया है, बी ऑप्शन है H इक्वल टू यू प्लस पीबी, तो इसमें सही संबंध हो जाएगा H इक्वल टू यू प्लस पीबी, ओके, ऑप्शन नंबर बी आपका इसमें राइट उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 63, ध्यान दीजिएगा, प्रश्न नंबर 63 है, गैस अणु की वर्ग माध्य मूल चाल होगी, ठीक है, गैस अणु की वर्ग माध्य मूल चाल होगी, तो इसमें दिया गया पहला बी आर एम एस इक्वल टू √3 kT/m, दूसरा है बी आर एम एस इक्वल टू √3 RT/m, सी ऑप्शन दिया गया बी आर एम एस इक्वल टू √8 kT/μm, और डी दिया गया है कि बी आर एम एस इक्वल टू 8 RT/μm, तो इनमें से कौन सा सही ऑप्शन है, गैस अणु के वर्ग माध्य मूल की जो चाल होगी वो क्या होगी, तो इसकी चाल जो होगी वो होगी बी आर एम एस इक्वल टू √3 kT/m, ऑप्शन ए में आपका करेक्ट उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 64 है कि समान ताप पर द्विपरमाणुक अणु में स्वतंत्र कोटियां होगी, समान ताप पर क्या पूछा गया है कि द्विपरमाणुक अणु में स्वतंत्रता कोटियां होगी, तो इसमें जो स्वतंत्र कोटि होगी वो क्या हो जाएगी, वो 6 होगी, ऑप्शन नंबर डी इसमें आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 65, जिसमें पूछा गया है दोस्तों आप सबसे कि आदर्श गैस के लिए रुसोदम प्रक्रम में ताप तथा दाब के मध्य संबंध होगा, चलिए बताने का प्रयास कीजिएगा। तो इसमें जो संबंध पूछा गया वो क्या होगा, ध्यान रखेंगे वो होगा T(r-1 P⁴ माइनस R इक्वल टू नियतांक, ऑप्शन नंबर बी इसमें आपका करेक्ट उत्तर होगा। चलिए क्लाजियस असामान्यता पूछा गया, क्लाजियस असामान्यता इनमें से कौन सी है, प्रश्न नंबर 66, चलिए उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा 66 नंबर प्रश्न का, ठीक है।
यहाँ पर क्लासियत असमानता पूछी गई है। आप सब लोग इस क्वेश्चन का आंसर करने का प्रयास करेंगे। मैं कमेंट बॉक्स में इसके आंसर को पिन कर दूंगा। प्रश्न नंबर 66 ध्यान रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर यहाँ पर है 67, जिसमें है कि उत्क्रमणीय प्रक्रम में प्रणाली की एंट्रॉपी। तो उत्क्रमणीय प्रक्रम में जो प्रणाली की एंट्रॉपी है वो क्या होगी, शून्य रहेगी या बढ़ेगी या फिर घटेगी। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, उत्क्रमणीय प्रक्रम में एंट्रॉपी जो होगी, प्रणाली की एंट्रॉपी जो होगी वो सामान्य रहेगी, घटेगी ना बढ़ेगी ना शून्य रहेगी। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 68, 68 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, 68 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि यदि गैस के अणु की स्वतंत्र कोटियां F है, तब इसकी विशिष्ट ऊष्माओं का अनुपात क्या होगा। तो इसकी विशिष्ट ऊष्माओं का जो अनुपात होगा वो होगा 1+2/F। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर 20 में आपका करेक्ट उत्तर होगा। चलिए भाई अगले क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 70, जिसमें पूछा गया समतापी प्रक्रम में कृत्य कार्य होता है। चलिए बताने का प्रयास कीजिएगा। समतापी प्रक्रम में कृत्य कार्य क्या होता है। तो समतापी प्रक्रम में जो कृत्य कार्य होता है वो क्या होता है, जल्दी से बताने का प्रयास करिएगा। तो हो जाएगा W = 1/σ-1। ठीक है, γ-1 PiBi-PF-VF। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट उत्तर होगा। ये समतापी प्रक्रम में कृत्य कार्य है। चलिए अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 71, जिसमें कि आदर्श गैस का जूल थॉम्सन गुणांक होता है। आदर्श गैस का जूल थॉम्सन गुणांक होता है। तो आप याद रखेंगे आदर्श गैस का जूल थॉम्सन जो गुणांक होता है वो शून्य होता है, इसलिए ऑप्शन सी लगा देंगे सही उत्तर। प्रश्न नंबर 72, द्विपरमाणु गैस के लिए Cp तथा Cb का अनुपात होता है। तो अनुपात R होता है, यह पूछा गया है। तो द्विपरमाणु गैस के लिए Cp तथा Cb का अनुपात R होता है। इसका जो मान आएगा वो आएगा कितना, ध्यान रखेंगे दोस्तों, वो आएगा 1.40 के आसपास। ऑप्शन नंबर बी आपका लगाएंगे सही उत्तर। चलिए प्रश्न नंबर 73, और इसमें पूछा गया है कि 100 ग्राम बर्फ को 0 डिग्री सेल्सियस पर जल में परिवर्तित होने पर एंट्रॉपी में परिवर्तन होगा। तो एंट्रॉपी में कितना परिवर्तन होगा ये बताना है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे यहाँ पर 2.93 KCl के बराबर लगभग। प्रश्न नंबर 75 देखेंगे, जिसमें पूछा गया डीसी लोड लाइन वक्र है। ठीक है, पहला ऑप्शन देखेंगे जिसमें है आईसी तथा बीसीई का, या फिर आईसी तथा बीसीसी का। ऑप्शन सी है आईई तथा बीई का, आईसी तथा बीईबी का। तो याद रखेंगे डीसी लोड लाइन वक्र किसका है, इसमें जो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, डीसी लोड लाइन वक्र आईसी तथा आईसीई का है। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न नंबर 76, जिसमें है कि वह ताप जिस पर गैस शीतलन तथा ऊष्मन प्रभाव नहीं होता है। पहला है क्रांतिक दाब, क्रांतिक दाब या क्रांतिक ताप या क्रांतिक आयतन, तीन होता है, और इन तीनों में से कौन सा होगा। तो याद रखेंगे इसमें सही उत्तर जो आपका हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। वह ताप जिस पर गैस शीतलन तथा ऊष्मन प्रभाव नहीं होता वो क्रांतिक ताप कहलाता है। ऑप्शन ए इसमें आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और प्रश्न नंबर 77, जिसमें पूछा गया क्रांतिक ताप टीसी तथा उत्क्रमण ताप टीआई के मध्य संबंध क्या है। तो इसका जो संबंध है वो है TI = MTC। ऑप्शन नंबर 20 में आपका सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 78, और इसमें पूछा गया 78 नंबर क्वेश्चन में, यदि TI तथा TC के मध्य संबंध TI = MTC है, तब M का मान क्या होगा। तब M का मान बताना है आपको दोस्तों। तो इनमें M का मान क्या हो जाएगा, M का मान हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 27/4 आपका करेक्ट उत्तर होगा, यही इसका मान होगा। 79 नंबर क्वेश्चन है, यदि ABCD विरल गुणांक है तब क्या होगा। तो ABCD अगर एक विरल गुणांक है तो इसका मान क्या होगा ये आपको बताना है। तो यहाँ पर पहला है कि A is greater than B, B is C से greater than D। तो ये भी इसका सही ऑप्शन है। और A = B × 10⁻³ और A = C × 10⁻⁵, ये सभी इसके सही उत्तर होंगे, इसलिए डी लगाएंगे ऑल ऑफ दीस, यानी ये सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे।
प्रश्न नंबर 80 जिसमें पूछा गया है कि टी ताप की कृष्णिका टी नाट ताप के वातावरण में उपस्थित है, एकांक क्षेत्रफल द्वारा प्रति सेकंड उष्मीय ऊर्जा क्षय क्या होगी। तो इसमें जो आपका सही उत्तर होगा हो जाएगा इक्वल टू सिग्मा T4 माइनस T4 नाट। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट उत्तर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वीन के नियम के अंतर्गत आवृत्ति आपको बतानी है। वीन के नियम के अंतर्गत आवृत्ति क्या होगी, चलिए बताने का प्रयास कीजिएगा। तो वीन के नियम के अंतर्गत जो आवृत्ति होगी वो होगी 10.45 इंटू 10 सेकंड प्रति सेकंड। ऑप्शन नंबर ए इसमें आपका करेक्ट उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 83 है कि न्यूनतम तीव्रता विकिरण की 3000 केल्विन ताप पर तरंग दैर्ध्य बताएं। यदि बीन का नियतांक 0.3 गुणे 10⁻⁻2 मीटर केल्विन है तो इसका जो मान होगा वो हो जाएगा दोस्तों 10,000 एंगस्ट्रॉम। ऑप्शन नंबर ए आपका इसमें करेक्ट उत्तर होगा। 84 नंबर क्वेश्चन है कि समस्त तरंग दैर्ध्य के लिए एकांक अवशोषण होता है। समस्त तरंग दैर्ध्य के लिए एकांक अवशोषण पूछा गया है। तो समस्त तरंग दैर्ध्य के लिए एकांक अवशोषण जो होता है वो ब्लैक बॉडी होता है। ऑप्शन नंबर आपका सी में करेक्ट उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 85 है पराबैंगनी कैटा स्टाफ है। तो पराबैंगनी कैटा स्टाफ इनमें से कौन सा हो जाएगा, रेले जीन्स ऊर्जा वितरण का नियम। ऑप्शन ए इसमें आपका करेक्ट उत्तर होगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है वांडरवाल गैस के लिए Cp माइनस Cb होता है। तो वांडरवाल गैस के लिए Cp माइनस Cb जो होता है वो होता है Cp माइनस Cb इक्वल टू R1 प्लस 2A अपान RTB। ऑप्शन नंबर ए इसमें आपका बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 87 है कि स्थिर ताप पर P तथा Q के मध्य संबंध आपको बताना है। स्थिर ताप पर स्मॉल p तथा कैपिटल Q के मध्य संबंध क्या है। तो इसका जो संबंध है दोस्तों वो है डेल क्यू अपान डेल पी टी इक्वल टू माइनस टी अल्फा बी। ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट उत्तर आपका होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आदर्श गैस के लिए जूल थॉम्सन गुणांक का मान कितना होगा। तो आदर्श गैस के लिए जूल थॉम्सन गुणांक का जो मान होगा वो 0 होगा, इसलिए ऑप्शन ए आपका करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट है 89 नंबर क्वेश्चन कि वांडरवाल गैस के लिए जूल थॉम्सन गुणांक क्या होगा। वांडरवाल गैस के लिए जूल थॉम्सन गुणांक यहाँ पर पूछा गया है। तो यहाँ पर याद रखेंगे दोस्तों म्यू इक्वल टू 1/Cp 2A अपान RT माइनस बी। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बी 89 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए प्रश्न नंबर 90 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया, ऊष्मागतिकी का एंथैल्पी समीकरण। ऊष्मागतिकी का एंथैल्पी समीकरण कौन सा है। तो ऊष्मागतिकी का जो एंथैल्पी समीकरण है वो है U प्लस पीबी इक्वल टू नियतांक। ऑप्शन नंबर 20 में आपका सही उत्तर होगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 91 स्थिर ताप पर वांडरवाल गैस की आंतरिक ऊर्जा क्या कहलाती है। तो स्थिर ताप पर वांडरवाल गैस की आंतरिक जो ऊर्जा है वो कहलाती है आयतन। क्या कहलाती है, आयतन कहलाती है। ऑप्शन सी इसमें आपका करेक्ट उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 92 है कि स्थिर ताप पर वांडरवाल गैस का आयतन बढ़ाने पर आंतरिक ऊर्जा क्या होगी, बढ़ेगी या घटेगी। तो स्थिर ताप पर याद रखेंगे दोस्तों स्थिर ताप पर वांडरवाल गैस का आयतन बढ़ने पर आंतरिक जो ऊर्जा है वो बढ़ेगी। ऑप्शन ए इसमें आपका करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 93 और इसमें पूछा गया वांडरवाल गैस का समतापी प्रसार द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण क्या होगा। तो इसमें दोस्तों आप कौन सा उत्तर लगाएंगे, ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे डी क्यू इक्वल टू आर टी लॉग B2 माइनस बी अपान B1 माइनस बी। ऑप्शन नंबर ए आपका इसमें करेक्ट उत्तर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 94 जिसमें पूछा गया है कि आदर्श निकाय के लिए विभिन्न प्रक्रमों द्वारा परम ताप प्राप्त नहीं किया जा सकता है, यह क्या कहलाता है। तो यह कौन सा नियम कहलाता है दोस्तों, याद रखेंगे ये नियम कहलाता है ऊष्मागतिकी का तृतीय नियम। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 95 जिसमें पूछा गया कि 5 ग्राम द्रव्यमान की वस्तु का ताप 100 केल्विन से 300 केल्विन बढ़ने पर कितना एंटापी परिवर्तन होगा यदि वस्तु की विशिष्ट ऊष्मा 0.1 कैलोरी प्रति ग्राम केल्विन है। तो
तो इनमें से जो परिवर्तन होगा वो कितना होगा ये आपको बताना है। तो परिवर्तन जो आएगा वो आएगा 0.59 केसीएल प्रति केल्विन। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 96, और इसमें पूछा गया है कि एक शीतलित्र यानी कि 10 यहाँ पर दिया गया 10 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस के मध्य 200 जूल ऊष्मा स्थानांतरित होती है। तो आदर्श उत्क्रमणीय चक्र के लिए औसत शक्ति व्यय कितना होगा? तो औसत शक्ति जो व्यय है वो कितना होगा आपको बताना है। तो व्यय जो होगा वो हो जाएगा, यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे 28.1 वाट। ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट उत्तर होगा। अगला देखेंगे, नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 97, जिसमें पूछा गया है दोस्तों कि अणुओं का माध्य मुक्त पथ निर्भर करता है। तो अणुओं का जो माध्य मुक्त पथ है वो किस पर निर्भर करता है? तो निर्भर करता है गैस के दाब और गैस के परम दाब, ताप और दाब पर। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट उत्तर होगा। अणुओं का माध्य मुक्त पथ निर्भर करता है गैस के परम ताप पर और गैस के दाब पर। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 98, जिसमें है कि अणुओं की दक्षता होती है। अणुओं की दक्षता होती है, तो अणुओं की जो दक्षता होती है वो अणुओं के व्यास के वर्ग के समान होती है और एकांक आयतन में अणुओं की संख्या ए और बी दोनों इसमें से आपका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर आपका है 99, और इसमें पूछा गया है कि इंजन की दक्षता होती है। तो दोस्तों याद रखेंगे इंजन की जो दक्षता होती है वो होती है 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन T1। ऑप्शन नंबर 20 में आपका करेक्ट उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 100 की ओर बढ़ेंगे और 100 नंबर क्वेश्चन है कि गैस अणु में n स्वतंत्र कोटियां हैं। गैस अणु में n स्वतंत्र कोटियां हैं, तब R इक्वल टू Cp माइनस Cb इक्वल टू 1 प्लस 2/n एक परमाणु गैस के R का मान क्या होगा? तो इसका जो मान आएगा दोस्तों वो आएगा R इक्वल टू 1.66। ऑप्शन नंबर ए आपका इसमें करेक्ट उत्तर होगा। तो आज की इस क्लास में हमने 100 क्वेश्चंस जो एमसीक्यू के थे वो हमने सॉल्व करा दिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम 200 प्लस एमसीक्यू प्रश्न को हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में कराने का प्रयास करेंगे। तो आप सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा और सभी लोगों से निवेदन है भाई वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ओके, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।